7 मार्च 2026 को जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिलीगुड़ी दार्जिलिंग कॉरिडोर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने पहुंची, तो उनका स्वागत सिलीगुड़ी के मेयर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक पुलिस कमिश्नर ने किया। ना मुख्यमंत्री, ना कोई कैबिनेट मंत्री, ना चीफ सेक्रेटरी, ना डीजीपी। भारत के प्रथम नागरिक का स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई म्युनिसिपल लेवल का इवेंट हो। और ये सिर्फ प्रोटोकॉल ब्रीच नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी, जिसके पीछे चुनावी गणित था, इतिहास था और ममता बनर्जी का वो पैटर्न था जो पिछले एक दशक से लगातार दोहराया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि अपमान कैसे हुआ। और मैं अपमान शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ वो कोई एक गलती नहीं थी, वो गलतियों की एक पूरी श्रृंखला थी। सबसे पहले वेन्यू शिफ्ट। संथाल काउंसिल ने सम्मेलन की जगह विधान नगर फांसी देवा ब्लॉक में तय की थी। एक विशाल खुला मैदान जहां पूरे उपमहाद्वीप से आने वाले संथाल प्रतिनिधियों के लिए पर्याप्त जगह थी। लेकिन लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना आयोजकों की सहमति से वेन्यू 25 किलोमीटर दूर गोसाईपुर शिफ्ट कर दिया, यह कहकर कि पुरानी जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बाद में खुद विधाननगर जाकर देखा और कहा कि वहां तो विशाल, आसानी से पहुंचने योग्य मैदान है। उल्टा नई जगह जो दी गई थी वो छोटी थी, भीड़ भाड़ वाली थी और दूर दराज के संथाल प्रतिनिधि जो पुरानी जगह के हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर चुके थे, वो पहुंच ही नहीं पाए। खाली कुर्सियों की तस्वीरें घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। जरा सोचिए, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, एक संथाल सम्मेलन में और कुर्सियां खाली। यह इमेज अपने आप में एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो राष्ट्रपति के लिए बनाया गया बाथरूम, उसमें पानी ही नहीं था। काफिले का रास्ता कूड़े से भरा हुआ था। ग्रीन रूम किसी राष्ट्राध्यक्ष के स्तर का था ही नहीं। महिलाओं के लिए उचित शौचालय भी नहीं था। अब ये चीजें जजमेंट कॉल नहीं हैं। पानी और साफ सड़क बुनियादी ज़रूरतें हैं। ब्लू बुक प्रोटोकॉल, जो कि एमएचए का वो गोपनीय मैनुअल है जो राष्ट्रपति की यात्राओं को गवर्न करता है, वो साफ कहता है कि राष्ट्रपति भारत गणराज्य का मूर्त रूप हैं, कोई राजनीतिक एक्टर नहीं जो राज्य विजिट पर आ रही है। उनकी गरिमा की रक्षा प्रशासनिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक कृपा नहीं। और तीसरी बात ये कि जो सबसे बड़ी है, राष्ट्रपति ने खुद मंच से अपना दुख बयां किया। और यही वो चीज है जो इस घटना को इतिहास में अलग स्थान देती है। भारत के राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से न्यूट्रल रहते हैं। राज्य सरकारों की आलोचना राष्ट्रपति भवन के सचिवालय के जरिए होती है, सार्वजनिक रूप से नहीं होती। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने वहीं उसी मंच से कैमरे के सामने कहा कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति आते हैं तो मुख्यमंत्री और मंत्री मौजूद रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदया नहीं आई। उन्होंने मैडम शब्द का इस्तेमाल किया ममता बनर्जी के लिए। मैं भी बंगाल की बेटी हूँ, मुझे बंगाल आने नहीं दिया जाता। ममता दीदी मेरी छोटी बहन जैसी है, शायद वो मुझसे नाराज हैं। इस एक स्टेटमेंट में तीन काम एक साथ हुए: संवैधानिक नॉर्म की स्थापना, भावनात्मक रिश्ते का हवाला और जानबूझकर किए गए बहिष्कार का आरोप। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न रामनाथ कोविंद ने किया जब पुरी में प्रोटोकॉल फेल हुआ, न प्रतिभा पाटिल ने जब राजस्थान में उनका अपमान हुआ, न जैल सिंह ने जब कांग्रेस शासित राज्यों ने उन्हें इग्नोर किया। यह एक गुणात्मक ब्रेक है, क्वालिटेटिव ब्रेक है भारतीय राष्ट्रपति पद के पूरे इतिहास से। अब अगर ये कोई अकेली घटना होती तो हम कह सकते थे कि एसआईआर धरने की वजह से टाइमिंग का मामला था और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। लेकिन ये एक अकेली घटना तो है नहीं, ये एक पूरे दशक के पैटर्न की लेटेस्ट कड़ी है। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, जो खुद बंगाल से थे, ममता बनर्जी ने उनके कोलकाता दौरों के दौरान औपचारिक मुलाकातों और रिसेप्शन से बचती रहीं। कारण क्या था? कारण था कि यूपीए 2 से टीएमसी की सपोर्ट वापसी का राजनीतिक फॉलआउट।
ध्यान कीजिए, यह बीजेपी का मामला नहीं है, यह कांग्रेस के राष्ट्रपति थे। अपनी ही राज्य पश्चिम बंगाल से 2018 में असनसोल दंगों के दौरान ममता ने गवर्नर केएन त्रिपाठी को दंगा प्रभावित क्षेत्र जाने से ही रोक दिया। यह पहली बार था जब सिर्फ अनुपस्थिति नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अवरोध को हथियार बनाया गया। 2021 में जब चक्रवात यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिव्यू मीटिंग के लिए आए, ममता ने सब्सटैंटिव मीटिंग स्किप करके, यानी कि उसको अटेंड ना करके सिर्फ एयरपोर्ट पर एक रिपोर्ट थमा दी। यह इसलिए गंभीर है क्योंकि यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मैनेजमेंट था। प्रोटोकॉल डिफाइंस ने डिजास्टर रिलीफ को कोऑर्डिनेशन को प्रभावित किया। उसी साल मोदी की एक पब्लिक इवेंट में जय श्री राम के नारों पर ममता स्टेज से ही उठकर चली गई, मतलब कैमरे के सामने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और एक और मौका, जब मोदी, गवर्नर और केंद्रीय मंत्री एयरपोर्ट पर आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, जबकि ममता और उनके अफसर उसी बिल्डिंग में मौजूद थे। और गवर्नर्स के साथ ममता दीदी ने क्या किया? जगदीप धनखड़, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, उनके साथ लगातार कड़वी पब्लिक लड़ाई करती रहीं। सीवी आनंद बोस ठीक उन्हीं टकरावों की एक और घटना है। बोस ने राष्ट्रपति के आने से ठीक 2 दिन पहले 5 मार्च को अचानक इस्तीफा दे दिया और अब नए गवर्नर RN रवि को पहले दिन से ही बीजेपी का कैडर और बीजेपी दिल्ली का तोता, ये सब बोला जा रहा है। तो पैटर्न क्या कहता है? ये कहता है कि ममता बनर्जी के लिए प्रोटोकॉल डिफाइंस कोई आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड, सोचा समझा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, जो विश्वसनीय चुनावी रिटर्न भी देती है। उनकी पूरी राजनीतिक पहचान ही बाहरी सत्ता के प्रतिरोध पर बनी है। उन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को सड़क आंदोलन से ही हराया है। उनका बेस दिल्ली से टकराव की उम्मीद करता है, सम्मान की नहीं। हर प्रोटोकॉल ब्रीच उनकी इमेज को मजबूत करता है कि वो बंगाल की रक्षक हैं। लेकिन इस बार का कैलकुलेशन और भी गहरा था। जिस दिन राष्ट्रपति उत्तरी बंगाल में थी, ममता बनर्जी कोलकाता के मेट्रो चैनल पर रात भर का धरना दे रही थी और उस धरने का निशाना था चुनाव आयोग और SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने AI का इस्तेमाल करके टीएमसी के मजबूत विधानसभा जिलों से चुनिंदा तरीके से नाम हटाए हैं। तो ममता का कैलकुलेशन बिल्कुल साफ था। SIR क्राइसिस 1.25 करोड़ वोटर्स को सीधा प्रभावित करता है और यही लोग 2026 का विधानसभा चुनाव तय करेंगे। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल का सवाल संवैधानिक औचित्य का है और जरूरी भी है। उन्होंने एक विजुअल बाइनरी बनाई, एक तरफ VVIP प्रोटोकॉल यानी दिल्ली की संवैधानिक मांगों की सेवा, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अस्तित्व यानी बंगाली मतदाताओं के मौलिक अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने यह कहकर जस्टिफाई भी किया कि आप कहते हैं कि हमने सम्मान नहीं किया, हमारा मेयर वहाँ था, मैं धरने पर थी, वहाँ से कैसे मैं आती, मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ। और ममता ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया, उन्होंने काउंटर अटैक भी किया। उन्होंने मार्च 2024 की वो फोटो सर्कुलेट की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी LK आडवाणी की बगल में बैठे हैं, जबकि राष्ट्रपति मुर्मू भारत रत्न देने के लिए खड़ी हैं। कैप्शन था, राष्ट्रपति खड़ी हैं और प्रधानमंत्री बैठे हैं, हम सम्मान करते हैं, वो नहीं करते। इसके साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और नए संसद भवन उद्घाटन से राष्ट्रपति को बाहर रखे जाने का मुद्दा भी उठाया। टीएमसी ने पूछा, राष्ट्रपति की उदासी सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों पर क्यों होती है? लेकिन शायद वो ये भूल गए कि राष्ट्रपति जी राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर चुकी हैं। टीएमसी का हर प्रोटोकॉल ब्रीच एक साथ 3 चीजों पर हमला है: गणतंत्र की संवैधानिक संरचना, आदिवासी समुदाय जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करती हैं स्वयं, और महिलाओं की गरिमा। प्रधानमंत्री ने रैली में बयान दिया है कि बंगाल की जागरूक जनता टीएमसी को कभी माफ नहीं करेगी। एक महिला का, एक आदिवासी का और एक सम्मानीय राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए। यह रेटोरिकली डेविस्टेटिंग है टीएमसी के लिए, लेकिन क्योंकि इसका कोई भी बचाव एक साथ संविधान विरोधी, आदिवासी विरोधी और महिला विरोधी दिखता है,
हालांकि ऐसी कई भूल गलती या जो कहें बीजेपी की तरफ से भी इतिहास में हुई हैं, लेकिन बीजेपी के मामलों में सिंबॉलिक मार्जिनलाइजेशन था, इवेंट से बाहर रखना, सीटिंग अरेंजमेंट आदि। बंगाल में ऑपरेशनल डिग्रेडेशन है, बिना पानी का वॉशरूम, कूड़े से भरा रास्ता, पूरे एग्जीक्यूटिव अपैरेटस का बॉयकॉट। ब्लू बुक ऑपरेशनल प्रोटोकॉल को गवर्न करता है, यह तय नहीं करता कि मंदिर उद्घाटन में किसे बुलाया जाए और किसे नहीं। और ये फर्क जरूरी है क्योंकि दोनों को एक बराबर मानना विपक्ष की अन्यथा कुछ हद तक वैध आलोचना को कमजोर कर देता है। और अंत में बात करते हैं उस चीज की जिसे कोई खुलकर नहीं कह रहा, वो है चुनावी गणित। संथाल समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर 70 लाख की आबादी रखता है, अकेले पश्चिम बंगाल में 25 लाख की आबादी है। यह एक क्रिटिकल कतई लोकलाइज्ड वोटिंग ब्लॉक है जो कई सीटें स्विंग कर सकता है। बीजेपी अब इस अपमान को आदिवासी आउटरीच का हथियार बना रही है। शुभेंदु अधिकारी आदिवासी नेताओं से मिल रहे हैं, ममता को एलिटिस्ट और आदिवासी विरोधी पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ ममता का एसआईआर धरना बंगाली और मतुआ वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, जहां नागरिकता से वंचित करने का डर सबसे तीव्र है। एमएचए ने रिपोर्ट मांगी है, दार्जिलिंग के डीएम और पुलिस कमिश्नर रिव्यू में हैं, बीजेपी एक्शन मांग कर रही है, टीएमसी अड़ी हुई है। ऑपरेशनली यह क्राइसिस वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हर सेंटर और स्टेट प्रोटोकॉल डिस्प्यूट होता है, ब्यूरोक्रेटिक पत्राचार, पॉलिटिकल पोस्चरिंग और धीरे धीरे शांत हो जाना। लेकिन स्ट्रक्चरली कुछ नहीं बदलेगा। वो इंसेंटिव आर्किटेक्चर जो ये क्राइसिस पैदा करता है, विपक्षी राज्यों को अवज्ञा का रिवॉर्ड, सत्ताधारी पार्टी को विस्तारण का रिवॉर्ड और राष्ट्रपति पद का पक्षपाती रस्साकशी में खींचते जाना, यह जब पूरी तरह बरकरार है। 5/2026 की यह घटना कोई अपवाद नहीं है, यह एक प्रीव्यू है कि हाइपर पार्टीजन पोलराइजेशन के बोझ तले भारतीय संघवाद कैसे आने वाले समय में काम करेगा। जो कन्वेंशंस भारतीय राज्य तंत्र को एक साथ बांध कर रखते हैं, सहकारी संघवाद, राष्ट्रपति पद की तटस्थता, प्रोटोकॉल एक संवैधानिक शिष्टाचार के रूप में, ना कि राजनीतिक हथियार के रूप में, वो तेजी से नाजुक होते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं रह गया है कि ये कन्वेंशंस टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, सवाल ये है कि जब ये नहीं टिकेंगे तो इनकी जगह आएगा क्या। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। नमस्कार। Hello everyone, welcome to Aapka Akhbar. I have the latest news for you. To stay updated, subscribe to our channel. Just click the button below. Thanks for watching. See you tomorrow.